तो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कर्मनाशा में बाढ़ आई है, गांव भर में यह बात फैल गया है कि फूलमतिया जो है उसे एक संतान हुआ है और वे अपने पुराने बातों में उसे अपने भाई पर बहुत क्रोध आ रहा है और वे अपने पुराने दिन की बातों को याद करने लगते हैं। 2 साल पहले फूलमतिया उनके घर आई थी और वह अपना बाल्टी मांगने आई थी, तो किसी काम से भैरव पांडे जो हैं उनके घर से बाल्टी लेकर आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 32। कुलदीप ज़रा भीतर से बाल्टी दे देना। वो किसी काम से बाल्टी लेकर आए थे, इसीलिए वह कुलदीप से कहते जाओ बाल्टी तो लेकर आना, कहा था पांडे ने। सफ़ेद साड़ी में लिपटी लिपटाई गुड़िया की तरह फुलमत आंगन में इस चौरे के पास आकर खड़ी हो गई थी और बाल्टी उठाने के लिए जब कुलदीप झुका तो फुलमत भी अपने दोनों हाथों से आंचल का खूंट पकड़कर तुलसी जी की वंदना करने के लिए झुकी थी। तो उसने जब देखा तब वह क्या है, जब कुलदीप बाल्टी लेकर आता है तो वह फूलमतिया क्या देखती है कि वह तुलसी के चौराहे पर वंदना कर रही है। कुलदीप के झटके से उठने पर वह उसकी पीठ से टकरा गई थी अचानक। तब न जाने क्यों दोनों मुस्कुरा उठे थे। भैरव पांडे क्रोध से तिलमिला गए थे। वे गुस्से में के सारे मारे चारपाई से उठे तो देखा कि कुलदीप बाल्टी लिए खड़ा था और फुलमत तुलसी चौरे पर सिर रखकर प्रार्थना कर रही थी। तो तुलसी के का जो वहाँ पर चौरा था, वहाँ पर फूलमतिया प्रार्थना कर रही थी। न जाने क्यों पांडे की आंखें भर आई। तो उस दृश्य को देखकर भैरव पांडे की आंखें भर आती है। बरसात के दिनों के बाद इस खुरदरे चौरे को उनकी माँ पीली मिट्टी से लेवन से संवार देती। तो उसे अपनी माँ की याद आ गई, क्योंकि उस समय क्या है, माँ क्या करती थी, इस तुलसी चौरे को उसकी माँ लेपा पोता करती थी और प्रार्थना करती थी। फिर श्वेत बलुई माटी से पोतकर सफ़ेद कर देती। शाम को सूखे चबूतरे पर घी के दीपक जलाकर माथा टेक कर वे लड़कों के मंगल के लिए विनय करती। तब वे भी ऐसे ही झुककर आशीर्वाद मांगती और पांडे बगल में चुपचाप खड़े दियों का जलना देखा करते। पांडे को सामने खड़ा देख कुलदीप हड़बड़ाया और फुलमत बाल्टी लेकर चुपचाप बाहर चली गई। पांडे के चेहरे पर एक विचित्र भाव था जिसे संभाल रुकने की ताकत उन दोनों के मन में न थी और दोनों ही भय की कंपन लिए इधर उधर भाग खड़े हुए। तो दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं उनकी आंखें मिलती हैं और भैरव पांडे जब यह दृश्य देखता है तो दोनों भय से भाग जाते हैं। बहुत दिनों तक पांडे के चेहरे पर अवसाद का यह भाव बना रहा। अगर क्वेश्चन आया कौन सा अवसाद का भाव बना रहा, तब लिखना फुलमत और कुलदीप फुलमत जब बाल्टी मांगने आती है तब कुलदीप और ये फुलमत, हाँ, दोनों की जब आंखें मिलती हैं इसके बारे में कहा। ये दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो उन दोनों को इस प्रेम नज़र से जब उन्होंने देखा तो यह अवसाद उनके चेहरे से नहीं उतरता है। कुलदीप डर के मारे उनकी ओर देख नहीं पाता। ना तो पहले जैसी जिद कर सकने की हिम्मत होती, ना तो हंसी में कलरव से घर कोने कोने को गुंजान बनाने का साहस। तो इस प्रकार उस दिन के बाद से कुलदीप भी बहुत शांत शांत सा रहता। भैया से आंख मिलाने की जो हिम्मत है वह नहीं कर पा रहा था। पांडे ने अपने दिल को समझाया, इसे लड़कों का क्षणिक खिलवाड़ समझा। सोचा धरती की छाती पर कड़ी है, ठेस लगते ही सारी गुलाबी पंखुड़ियाँ बिखर जाएंगी, दोनों की दुनिया का भाव ताव मालूम हो जाएगा। तो पांडे भी यही सोचते, चलो अभी कुछ दिनों में सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, उम्र का लिहाज है, अभी इस उम्र में ऐसे करते हैं। तो ये सोचते हैं चल जब ठेस लगेगा धीरे धीरे फूलमतिया उसके दिमाग से उतर जाएगा। पांडे के रुख से फुलसत भी सशंक हो गई थी। वह इधर कम आती थी, अब फुलमत भी इस गांव में कम आने लगी थी। कुलदीप के उठने बैठने पढ़ने लिखने पर पांडे की कड़ी नज़र रहती। अब क्या है, पांडे हमेशा उसके पढ़ाई में नज़र रखते थे। वह किताब खोलकर बैठता तो दिए की टेम में श्वेत वस्त्रों में लिपटी फुलमत खड़ी हो जाती। पुस्तक के पन्ने पन्ने खुले रह जाते और वह एकटक दिए को लौ की ओर देखता रह जाता। पांडे को उसकी यह दशा देखकर बड़ा क्रोध आता पर कुछ कहते नहीं। कुलदीप एक बार
टोक भी दिया था। कुलदीप ने एक बार टोक दिया था, क्या देखते रहते हो इस तरह, तबीयत तो ठीक है ना, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो आप इस प्रकार देखते क्यों हैं। इस प्रकार मुझे उन्होंने अपने भाई को टोक भी दिया था। जी इतना ही कहा था कुलदीप ने और फिर पढ़ने लग गया था। फिर दिए की टेम कुलदीप के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसके पीछे घने अंधकार में लेटे पांडे क्रोध, मोह और न जाने कितने प्रकार के भावों के चक्कर में झूल रहे थे। उन्हें फुलमत पर बेहद गुस्सा आता। पांडे को बहुत गुस्सा आ रहा था। टीमल मल्लाह की यह विधवा लड़की मेरी घर चौपट करने क्यों लगती है। अंडरलाइन करना, टीमल मल्लाह, ठीक है। तो वहीं पर नीचे गांव में क्या है, मल्लाह जाति रहते थे। टीमल मल्लाह की वह विधवा लड़की है, वो भला क्यों मेरा घर जलाने आई है। पता नहीं कहाँ से वह दहकर यहाँ आकर बस गए। कुलच्छनी अब क्या चाहती है, अपना तो घर खा गई, अब क्या मेरा घर बर्बाद करना चाहती है, यही वह सोचने लगते हैं। बाप मरा, उसका बाप मर गया। पति मरा, अब ना जाने क्या करेगी, जाने कौन सा मंत्र पढ़ लिया। यह कबूतर की तरह मुंह फुलाए बैठा रहता है। जब भी देखो उसका भाई मुंह फुलाए बैठा रहता है, न पढ़ता है न लिखता है, हंसना खेलना खाना सब भूल गया। पांडे चारपाई से उतरकर इधर उधर चक्कर लगाने रहे पर कुछ न निर्णय ना कर सके। अब कुलदीप के दिमाग में फुलमत बसा हुआ है, उसमें उसको ना पढ़ने में रुचि है ना खाने पीने में। तो यह बात जो है भैरव पांडे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वैसे ही फुलमत जो है मल्लाह की बेटी है, ऊपर से वह विधवा है, माँ उसके पिताजी गुजर चुके हैं, पति भी मर चुका है। तो वह सोचते पता नहीं अब किसका घर खाने चली है। पेज नंबर 33 खोलिए। समय बीतता गया, कुलदीप भी खुश नज़र आता रहा। अब क्या है, धीरे धीरे समय बीत गया, अब कुलदीप भी जो है खुश नज़र आने लगा, हंसता है खेलता है। पांडे की छाती से चिंता का भारी पत्थर खिसक गया। तो सोचे चलो भाई बेटा अब फुलमत को भूल चुका है, अब वह ठीक ठाक है। एक बार फिर उसके चेहरे पर हंसी की आभा लौटने लगी। रुई सूत का काम फिर शुरू हुआ। गांव के दो चार उठल्ले निठल्ले आकर बैठ जाते। दिन गपासटक में बीत जाता। सुरती मलमल ताल ठोंकते और पिच से थूककर किसी को गाली देते या निंदा करते। इन सब चीज़ों से वास्ता न रखते हुए भी पांडे सुनते जाते। उनका मन तो चक्कर खाते तकलीफ के साथ ही घूमता रहता है। हूँ हाँ करते जाते और निठल्ला की बातों में सन्नाटे को किसी तरह झेल जाते। अब जब बात सब कुछ नॉर्मल होने लगा, गांव के लोग फिर आकर वहाँ पर बैठकर गपशप मारते थे, वहाँ पर गीत गाते थे। इस प्रकार सब कुछ ठीक ठाक होने लगा। पांडे जी उसी चारपाई पर लेटे थे। अंतर इतना ही था कि दिन थोड़ा और ऊपर चढ़ा आया था। लहरों की टकराहट थोड़ी और तेज हो गई थी। रक्त की तरह खौलता हुआ लाल पानी गांव में थोड़ा निकट आ गया था। बगल की दीवार में ताखे पर नारायण का गुटका रखा था। वहाँ पे रामायण का गुटका रखा। गुटका ये जिसे छोटा बोलते हैं, मतलब छोटा डिक्शनरी गुटका, मतलब गुटका रामायण जिसे हम पॉकेट में भी ले जा सकते हैं, वैसा ही रामायण रखा हुआ था। ताक में उन्होंने उठाई, एक जगह लाल निशाना लगा था। पिछले दिनों कुलदीप रात में रामायण पढ़ा करता था। तो क्या है, कुलदीप जो है ये गुटका रामायण वह पढ़ा करता था। जब से वह गया है आज तक गुटका खुली नहीं। तो जब से वह गया है उस किताब को कोई हाथ भी नहीं लगाया। मतलब रहते तो वे दो भाई थे, कुलदीप घर छोड़कर चला गया और उसके जाने के बाद भैरव पांडे ने भी कभी उस किताब पर हाथ नहीं लगाया। पांडे के हाथ कांपे। गुटका उलटकर उनकी छाती पर गिर पड़ी। उठकर खोला, वह लाल निशान। तो उसके बाद वह है, देखो रामायण का वह पेज खुला जहाँ पर लिखा था, कह सीता भा विधि प्रतिकूला, मिलय न पावक मिटय न सूला, सुनो विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम हर हरू नम शोका। आगे पढ़ेंगे। देखो पांडे की आंखें भरभरा आई। तो किताब जब उनकी छाती पर, गुटका रामायण जब उनकी छाती पर गिरता है तो उनकी आंखें भर आई। झरझर आंसू गिरने लगी। उसे अपने भाई की बहुत याद आने लगी। हिचकी लेकर वे टूट पड़े। यह चुड़ैल मेरा घर खा गई। तो चुड़ैल कौन है, यहाँ पे चुड़ैल फुलमत को कहा गया है। शब्द फूटे किंतु भीतर घुमड़ कर रह गए। गाली देने से क्या होगा, अब इतने तक रहता तो कोई बात थी, अगर यहाँ तक रहता तो बात थी। आज उसे बच्चा हुआ है, तो आज क्या है, खबर उसे मिला कि उसे बच्चा भी हुआ है। कहीं कह दे कि लड़का कुलदीप का है, तो अगर वह कह दे, मतलब विधवा अगर कह दे कि वह लड़का कौन है, कुलदीप का है, तो फिर उनका तो इज्जत जाएगा ही पूरा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे चिंता में पड़ गए। अगर वह कह दे कि यह कुलदीप का लड़का है तो तब क्या होगा।
पांडे बड़बड़ाए। उन्होंने अपने बालों को मुट्ठियों में कसकर खींचा, जैसे उनकी जड़ में पीड़ा जम गई है, खींचने से थोड़ा राहत मिलेगी। वे उठना चाहते थे किंतु उठ ना सके। आंखों के सामने चिंगारियां टूटने लगी। उन्हें आज मालूम हुआ कि वे इतना कमज़ोर हो गए हैं। ठीक है, अब कई दिनों से अपने भाई की चिंता में प्लस यहाँ पे बाढ़ आने के कारण वे काफ़ी दुर्बल भी हो गए थे। कुलदीप को लेकर वे बहुत चिंतित थे, क्योंकि वे अपने संतान की तरह उसे पाल पोस कर बड़ा किए थे। कुलदीप के जाने के बाद से आज तक उनका जीवन अव्यवस्था की एक कहानी बनकर रह गया है। 4-5 महीने से कुलदीप भागा है। तो क्या है, 4-5 महीने हो गया है कुलदीप घर से भाग चुका है। पहले कई दिनों तक वे ज़रूरी बहुत बेचैन थे, किंतु समय ने दुख को भुलाने में मदद की। समय जब बीतता जाता है, लोग अपने पुराने जो है मतलब दुख दर्द जो है वह अपने आप दिमाग से चला जाता है। आज फिर कुलदीप उनकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। इतने सालों बाद, मतलब बीच में वह पुराने यादों को भूल गया था, मगर जैसे ही उन्होंने यह सुना कि फुलमत को बेटा हुआ है, तब फिर उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी। बीती घटनाएं एक एक कर आंखों के सामने नाचने लगी। अब वे अपने पुराने जो बीती घटनाएं हैं उन्हें वे याद करने लगते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे उनके जो पुराने यादें हैं उनके बारे में। फागुन का आरंभ था। मुखिया जी की लड़की की शादी थी। गांव भर में खुशी छाई रहती, जैसे सबके घर शादी होने वाली हो। शादी के दिन तो गांव वाले में बनने संवरने की होड़ लग गई। सब लोग पट्टी कटा रहे थे। शौकीनों की पट्टी 4-4 अंगुल चौड़ी छुरे से बनी थी। कुएं की जगत पर दोपहर की 2 घंटे पहले ही भीड़ लगी थी और अब 2 बजने को आए। साबुन लगा रहे थे। पैरों में जमी मैल रगड़ रगड़ कर किया है छुटाई जा रही थी। तो यहाँ पे देखो, मुखिया की लड़की की शादी है, गाँव वाले लोगों का निमंत्रण है, तो लोग उसी के लिए व्यस्त हैं। सब सज धज कर तैयार होकर जाएंगे, इसीलिए क्या है, जगत मतलब कुएं के जगत पर लोगों की भीड़ है। सब अपनी धुलाई कर रहे हैं। बारात आई। द्वार पूजा की शोभा का क्या कहना। क्या शादी हुई थी, मतलब मुखिया की बेटी की। बनारस की बाई नाचने आई थी। छैल छबीलों की भीड़ जमा गई थी। शाम को महफिल भी जमी। मुखिया जी का दरवाज़ा आदमियों से खचाखच भरा था। एक और गली में सिमटकर औरतें बैठी हुई थी। गांव की लड़कियां, बुढ़ियां और कुछ मनचली बहुएं। बाई जी आई, अपना ताम जाम फैलाकर बैठ गई। सारंगी लेकर बूढ़े मियाँ ने किन किन किया। बाई जी ने अलाप के बाद गाया। तो मुखिया के बेटी की शादी में बहुत कुछ आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे देखो, बाई जी ने जो गीत गाया था, नीच ऊंच कुछ बूझत नाही, मैं हारी समझाए, ये दोनों नैन बड़े बेदर्दी दिल में गड़ी गए हाय। तो ये गीत बाई जी लोग गाते हैं। महफिल चलती रहती है। आगे हम पढ़ेंगे। महफिल के बहुत दूर गांव के छोर पर आमों के पेड़ों पर फागुन के पीले चांद की छाया फैली थी, जिसके नीचे चितक बरे के चाम की तरह फैली चांदनी में एक प्रश्न उठा। मुखिया जी की महफिल में पतुरिया ने जो गीत गाया था, कितना सही है। तो यहाँ पर महफिल में जो गीत गाया था उसी के बारे में कि भाई ऊंच नीच का क्या भेदभाव, प्रेम में ऊंच नीच नहीं देखते, उसी को लेकर जो है बाई जी लोग गीत गाए थे। तो वही वह सोचते हैं, जो उन्होंने जो गीत गाया वही उसके साथ भी, मतलब उसके भाई के साथ भी वही घटना घटती है। कौन सा गीत? वे दोनों नैना बेदर्दी। तो दोनों के नैन, मतलब यहाँ पे कुलदीप और क्या है, फुलमत के बारे में कहा गया है। धत, उस दिन मैं बड़ी देर तक इंतज़ार करता रहा। मेरी माँ के सिर में दर्द था। कौन है? जोर की आवाज़ गूंज उठी थी। पास की गली में एक छाया खो गई थी। कौन है? फिर आवाज़ आई थी, मैं हूँ कुलदीप। यहाँ क्या कर रहे हो? नदी की ओर चला गया था। इस समय पेट में दर्द था। तो उस समय क्या है, पेट में दर्द था और कुलदीप क्या है, फिर से वह नदी की तरफ चला गया था। आज यहीं तक। अब हम चौथा दृश्य पढ़ने जाएंगे। भाग जो है पहला, दूसरा, तीसरा हो चुका है। अगला जो है मैं चौथा दृश्य भाग में पढ़ाने जाऊंगी। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया है। आप लोग फिर पृष्ठ संख्या 35 खोलिएगा।